बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क SDGs AN। आज के सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, नए हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें और यहाँ पे जाकर हमारे मेंबर बन सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पे कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है और ये एक विंडो है, पोटेंशियल विंडो है, जो आपका एक फ्यूचर यहाँ से जनरेट हो सकता है, शुरू हो सकता है और आप एक फ्यूचर के एक लीडर बन सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरिया में। कोर्स इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे आपको बेसिक नो हाउ मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी ये बेसिक चीजें समझते हैं तो इंशाल्लाह जल्दी ही आपके लिए आगे चल के प्रोफेशनल और कोर्सेज भी आएंगे जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकेंगे। आज का हमारा टाइटल है सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, और इसके साथ साथ इसका जो फर्दर टॉपिक होगा जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी वो है ह्यूमन इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पर यानी कि माहौलियाती निज़ाम पर इंसान किस तरह से असरअंदाज होता है, उस असर जो नुकसानदेह असरात हैं उससे फर्दर क्या चीज़ें खराब हुई हैं, क्या उन्होंने तबाही फैलाई है और उसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन उसकी कैसे पॉसिबल है। ये सारी की सारी आज हमारी डिस्कशन होगी, लेकिन बेस्ड ऑन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ये एक कुदरती निज़ाम, जब तक ये मशीनरी नहीं थी, जब तक ये ईंधन का जलाओ गिराव नहीं था और जब तक ये जो ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका बेदरेग इस्तेमाल नहीं था, यानी कि जितना इस ह्यूमन इंटरवेंशन कम था उतना ही ये इकोसिस्टम अपनी असल शक्ल में चलता रहा। जो ही इसकी इंटरवेंशन आई, इसने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना शुरू किया, तो उससे बहुत सारी खराबियां पैदा हुई। तो आज की हमारी सारी की सारी डिस्कशन ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर होगी कि किस तरह से इंपैक्ट किया है इकोसिस्टम के हवाले से। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम्स, असरअंदाज हुआ भी है कि नहीं इसका थोड़ा तारुफ कर लेते हैं। इकोसिस्टम क्या है? माहौल का एक पूरा निजाम है जिसके अंदर एक पूरी चीजें चल रही हैं और इसी सिस्टम के मुताबिक ही हम हमारी जो खुराक का एक साइकिल है वो भी होता है, हमारी जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं वो भी इसी साइकिल के जरिए से रिप्रोसेस हो जाती है। और जितने भी जानदार हैं वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हुए, कोई किसी का शिकार करता है तो खुद शिकार हो जाता है आगे चल के। ये एक दूसरे की खुराक बनते हुए एक निज़ाम जिंदगी चलता रहता है और इंसान के लिए एक बैलेंस्ड जो एक लिवेबल अर्थ है वो एक सिस्टम प्रोवाइड करती है। ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम्स आर डायनामिक नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक स्टेबल नहीं है बल्कि एक डायनामिक है, चल रहा है, स्टैटिक नहीं है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है जो कि इंटरेक्ट करते हैं विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। यानी ये जितनी भी जानदार चीजें हैं ये इंटरेक्ट किसके साथ करती हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? यानी कि जिस तरह से एयर है, सॉइल है, ये चीजें हैं, इस तरह सनलाइट है, ये उन चीजों के ऊपर इन्हिसार करती है, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक रखती है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड इकोसिस्टम ग्लोबली। पूरी दुनिया की बात की जाए तो इंसान की जो एक्टिविटीज हैं या उनके ये जो हरकत है अभी की, जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत तेजी से इन्होंने पूरे इकोसिस्टम जो ग्लोबल है उसको इंपैक्ट किया है, ऑफन कंप्रोमाइजिंग देयर नेचुरल बैलेंस। तो जो इकोसिस्टम का एक कुदरती बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज। दीज चेंजेस दो ऑफन ड्राइवन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जितनी भी इंसान एक्टिविटीज करता है उसका मकसद क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि मईशत की तरक्की के लिए ये सारी काम करता है। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर इसकी आबादी भी बढ़ती है और इस वजह से भी ये करता है इस तरह की एक्टिविटीज जिससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, हैव लेड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये सारी इसकी मजबूरियां या इसका जो शौक है उन्होंने हमें धकेल दिया है ऐसे हालात की तरफ जो कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी। जिस तरह की भी एक नबातात और जानवरों की जिंदगी मौजूद है उनके लिए भी एक खतरा पैदा हुआ है। इकोलॉजिकल
हेल्थ जो इकोलॉजी है यानी कि जो हमारा माहौल है उसकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट किया है, एंड ह्यूमन वेल बीइंग, और इसी तरह से इंसान की जो भलाई है या इंसान की एक बेहतरी है उसको भी इसने असरअंदाज किया है। कौन कौन से मेजर इम्पैक्ट्स हैं जो इकोसिस्टम पर इंसान की एक्टिविटीज ने छोड़े हैं, उनको वन बाय वन हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। जब आप जंगलात का कटाव करते हैं, जमीनों का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या फॉरेस्ट को आप खत्म करते हैं वहां पे कोई खेती बाड़ी करने के लिए, फसलें उगाने के लिए, तो ये कई सारे जानवर होते हैं जिनको माइग्रेट करना पड़ता है जो उधर रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है। जो रहन सहन का निज़ाम है कई सारे जानवरों का, पौधों का, वो सारा का सारा तबाह हो जाता है। इसमें क्या कुछ आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में, जब इंसान जंगलात का कटाव करता है यानी कि डिफॉरेस्टेशन करता है, तो कई सारी जो जिंदगियां हैं वो डिस्टर्ब होती है, उनको मूव करना पड़ता है वहां से। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, लीडिंग टू हैबिटेट लॉस फॉर काउंटलेस स्पेसीज। कई सारी काउंटलेस स्पेसीज होती हैं जो अल्टीमेटली डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा साथ साथ शहर आबाद होते हैं, अर्बनाइजेशन होती है, कई सारी ऐसी ग्राउंड, खाली जगह जहां पर भले फसल ना हो रही हो, लेकिन अर्बनाइजेशन जब हो रही होती है तो आगे फिर वो फैलती है, और कई जो फर्टाइल लैंड है उसको भी जो है वो अपनी एक आबादी का हिस्सा बन जाता है। एक्सपेंशन ऑफ सिटीज डिसरप्ट नेचुरल हैबिटेट्स, फ्रैगमेंटिंग इकोसिस्टम्स एंड आइसोलेटिंग वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है और इकोसिस्टम को भी टुकड़ों में करके उसको डिस्टर्ब करता है। साथ साथ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कुछ ये यानी कि इंसान की जो ज़रूरी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मोनोकल्चर फार्मिंग है एंड लैंड कंजर्वेशन, रिड्यूस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इस तरह से जो फार्मिंग का एक कल्चर है, इसी तरह से अगर किसी जगह पे एक ही किस्म की कल्चर जो आप फार्मिंग करते रहेंगे तो वो लैंड भी बाद का बंजर हो जाती है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, और इस तरह से जो इंसान है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है उसकी एक्टिविटीज। अच्छा, दूसरे नंबर पे कि इंसान पोल्यूशन भी फैलाता है। किस तरह की पोल्यूशन होती है? सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज, जिसको हम एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही है, एसिड रेन की वजह बनती है, और यही एसिड रेन जब आती है तो अफेक्टिंग इकोसिस्टम एंड स्पेसीज हेल्थ, यानी उन पौधों के ऊपर एसिड रेन जो है वो डिस्टर्ब करती है, उनकी जो हयात के लिए खतरा बन जाती है। और कई सारे छोटे हशरात होते हैं, जानदार होते हैं और जानवर होते हैं जिनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, और उनकी हेल्थ इस एसिड ड्रेन की वजह से तबाह हो जाती है। दूसरे नंबर पे वाटर पोल्यूशन, कि हम इंडस्ट्री के अंदर कई सारी चीजें वेस्ट पैदा करते हैं, और अल्टीमेटली ये बहते हुए किसी न किसी नदी नाले में, किसी दरिया में, किसी समंदर में चले जाते हैं, तो वाटर भी हमारा पोल्यूटेड हो जाता है। और इस तरह से जहां पे ये एक्टिविटीज हो रही होती है वहां पे जेरे जमीन जो पानी है, अगर आप फैसलाबाद में जाएं तो इतनी सारी इंडस्ट्री है, तो वहां के पानी का टेस्ट ही नहीं है। ये वाटर पोल्यूशन भी इसकी वजह से होती है। इंसानी एक्टिविटी ही अल्टीमेटली है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, यानी कि जो एक ज़राअत के अंदर आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और वो पानी में जब रन ऑफ होता है बारिश के जरिए से, या फिर पानी जब उनको दिया जाता है फसलों को, तो एक फसल से दूसरी फसल और फिर वो रन ऑफ होता है और अल्टीमेटली जमीन के अंदर फिर भी वो जाता है। एंड प्लास्टिक डेब्रिस कंटामिनेट, और इसी तरह से जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है उसके भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि फ्रेश वाटर और मैरीन इकोसिस्टम को जो जाके डिस्टर्ब करता है। अल्टीमेटली हम वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। इसी के साथ साथ हम सॉइल को भी पोल्यूशन करते हैं। कई सारी ऐसी यानी कि पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स एंड अदर कंटामिनेट्स डिग्रेड सॉइल क्वालिटी, यानी कि जमीन की जो एक क्वालिटी है जहां पर फसल उग सकती है उस क्वालिटी को भी ये डिस्टर्ब करता है, अफेक्टिंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो अल्टीमेटली एक खास जियोग्राफी को ये इकोसिस्टम की लाइफ जो है वो जमीन के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से वो डिस्टर्ब करता है। वहां पे कई सारी ऐसी फसलें होती है जो उगना खत्म कर देती हैं, या कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो इस तरह के जहरीले मादे उनके पास जब जाते हैं तो उनकी खुराक डिस्टर्ब होती है, या फिर वो इनटेक जब करते हैं तो वो
जो कंटामिनेट्स होते हैं उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं और पौधे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं और नए पौधों की अफजाई भी वहां पे उस एरिया में खत्म हो जाती है। सो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी अल्टीमेटली डिस्टर्ब होता है। इसके साथ साथ कुछ क्लाइमेट चेंज के अंदर इंसान की एक्टिविटीज होती हैं, जैसा कि हमारी ही कई एक्टिविटीज की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर के अंदर बदलाव आ रहा है। अब हम अभी की बात करें पाकिस्तान में तो देखने के दिसंबर एंड हो चुका, लेकिन बारिश एक भी नहीं हुई और सर्दी जो है वो खुश्क सर्दी है, उसकी वजह से बीमारियां हैं। तो ये हम टेम्परेचर चेंज के वजह, और इसी तरह से अगर सर्दी का एक रुझान रहता है, बारिशें नहीं होती तो पानी का लेवल भी डाउन हो जाता है। सो अल्टीमेटली ये टेम्परेचर चेंज की वजह से अल्टर्ड क्लाइमेट पैटर्न अफेक्ट स्पेसीज माइग्रेशन, प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। ये सारी की सारी इन चीजों से डिस्टर्बेंस होती है। जब क्लाइमेट आपका चेंज होगा, वहां पे कई सारी जो स्पेसीज हैं, जानदार चीजें हैं, वो माइग्रेट करने शुरू कर देती है, क्योंकि ना तो वो ज्यादा हॉट वेदर में अपने आप को सर्वाइव करना उनके लिए पॉसिबल होता है, ना ही ज्यादा सर्दी में। सो इसी तरह से उनकी अफजाइश और उनकी सर्वाइवल भी डेंजर में चली जाती है। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से फर्दर क्या होता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लड्स वगैरह आते हैं और तूफान आते हैं। सो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राफ्ट, फ्लड्स एंड हरिकेन्स डैमेजेस इकोसिस्टम। सो जब भी कभी तूफान आते हैं तो कई सारे पौधों को वो तोड़ देते हैं और अल्टीमेटली इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है और कई सारे जानवर जो है उनकी डेथ हो जाती है इस तरह के सूरत हाल में। सो ये इसके साथ साथ ओशन एसिडिफिकेशन। अच्छा, हम ज्यादा डिटेल में तो जब हम जाएंगे लाइफ बिलो वाटर में तो उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन इंसानी कई सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है, लेकिन समुद्री पानी काफी ज्यादा होता है, जो जब इससे मिलाप होता है तो अल्टीमेटली एक इनका रिएक्शन की वजह से ओशन जो है उनके अंदर मैरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है, पर्टिकुलरली कोरल रीफ्स एंड शेलफिश है, या जो कोरल रीफ है, एक आबी समंदर के अंदर भी एक अपनी निजाम हयात चल रहा है। सो इनको जो एक कैल्शियम प्रोडक्शन होती है या कैल्शियम के बनाने में इनको मसला आता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन होती है उस समुद्री पानी में। सो ये इतना एक आप इसमें रखें, इसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसलिए नहीं करेंगे कि ये आप लोगों में से कई वेल एजुकेटेड हैं, कई जिनके क्वालिफिकेशन थोड़ी कम है, तो उन्होंने भी ये चीजों को अंडरस्टैंड करके आगे चलना है। सो टेक्निकली हम आगे चल के जब लाइफ बिलो वाटर करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद इंसानी एक्टिविटीज के हवाले से ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम जराए या हम जराए आप ये कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जो मुख्तलिफ मादनियात हैं, या जो हमारे पास जितनी भी अल्टीमेटली फिशिंग वगैरह है, या फिर हम जो दरख्तों का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि जी रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल, जरूरत से भी ज्यादा इस्तेमाल, बाद एक्सट्रैक्ट करके उनको फौरन दूसरे कंट्रीज में भेजा जाता है जहां से ज़र मुबादला कमाया जाता है, और इस तरह से करते करते हम बहुत सारा अपने जो कल्चर है या जो अपनी एक इन्वायरमेंट है उसको लूज कर देते हैं। सो ओवरफिशिंग पे अगर बात करें कि द डिप्लीट्स मैरीन पॉपुलेशन एंड डिस्टर्ब एक्वाटिक फूड चेन, तो जब आप ज्यादा मछलियों का शिकार करते हैं तो नई मछलियों की या फिर जो इतनी बड़ी मछली जाती जाएंगी तो रिप्रोडक्शन का सिस्टम जो है उनका डिस्टर्ब होता है, तो अल्टीमेटली उनकी जो छोटी मछली बड़ी हो रही होती है उनकी खुराक का भी मसला होता है। सो अल्टीमेटली जो एक्वाटिक फूड चेन है वो एक ब्रेक होना शुरू हो जाता है जब आप ओवर फिशिंग करते हैं। इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन है, आप जब जंगलों का कटाव करते हैं तो उससे क्या है, अनसस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिसेस डिग्रेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जब आप जंगलात का कटाव करते हैं तो जो जमीनें होती हैं उनके अंदर सेम थूर वगैरह का ये जो मसला आ जाता है और अल्टीमेटली वहां पे पौधों का उगना और फसलों का उगना मुश्किल हो जाता है। इसी साथ साथ माइनिंग का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया जाता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय लैंडस्केप्स एंड पोल्यूट नियर बाई हैबिटेट, तो जहां से भी मादनियात निकाली जाती हैं तो वहां पे पहले रास्ते बनाए जाते हैं, जंगलात का कटाव किया जाता है, तो बहुत सारे जानदार और पौधे जो है वो उस इंसानी एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्ब होते हैं और उनको माइग्रेट करना पड़ता है उस जगह से। इसके साथ साथ जो इंसानी एक्टिविटीज में है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पेसीज, बाद ऐसी स्पेसीज को लाया जाता है जो पहले वाली मौजूद जो अनवा के पौधे होते हैं या जो जानवर होते हैं उनसे वो एक्सेल कर जाते हैं, वो ज्यादा खुराक खाते हैं या फिर वो उनका ही शिकार कर लेते हैं। सो नॉन नेटिव स्पेसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन often
आउट कम्पीट लोकल स्पेसीज फॉर रिसोर्सेज लीडिंग टू बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम इम्बैलेंस। तो इसी तरह से आप जो कई सारे फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल देखें तो कई जो है वो दूसरी नस्ल के उस जगह पे पौधे जब लाए जाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर ग्रो करते हैं, और दूसरे वाले उधर के पहले वाली जो चीजें होती हैं वो उतना ग्रो नहीं करती और अल्टीमेटली मार्केट में वो एक्सेल कर जाते हैं। जिस तरह आप मार्केट में आप लेमन देखते हैं तो बड़े बड़े आपको लेमन नजर आता है, टमाटर देखते हैं तो वो छोटे वाले टमाटर जो असल जिनका टेस्ट होता था वो नहीं नजर आते। इसी तरह से प्याज देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्याज आपको नजर आते हैं जिनके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। सो ये जो एक हम नॉन नेटिव स्पेसीज का इंट्रोडक्शन करता है इंसान, उससे जो पहले की मौजूद जो स्पेसीज हैं वो सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ जो वेस्ट की जनरेशन है, यानी कि जो एक फाजिल मादे पैदा करते हैं इंसानी एक्टिविटीज, जहां पे भी इंसान होंगे तो वो कई सारी जो चीजें हैं वो वेस्ट प्रोडक्शन होती है। इसके साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ उन चीजों का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है और अल्टीमेटली वेस्ट जनरेशन है उसका सही तरीके से ठिकाने ना लगाना, वो बहुत सारे हैजर्डस मटेरियल जो होता है अल्टीमेटली वो डैमेज करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से इस पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा होता है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ solid waste including plastics, electronics and hazardous material severely impacts ecosystem especially in aquatic environment। यानी कि जब आप समुद्री हयात की या आबी हयात की बात करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा ये वेस्ट जो है ये डिस्टर्ब करते हैं। नंबर 3 पे यहां से आ जाती है कि ये जो इंसानी एक्टिविटीज होती हैं ये तो इम्पैक्ट करती हैं, उन इम्पैक्ट्स का हमने किस तरह से करते हैं वो हमने पॉइंट बाय पॉइंट उन सारी चीजों का अहाता किया है। अब हम चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, कि जब ये चीजें इंसान कर लेता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उससे हमें हासिल क्या होता है, नुकसानात क्या होते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कई तरह के पौधे और जानवर जो है वहां पे मर जाते हैं, उनकी खत्म हो जाता है इन इंसानी एक्टिविटीज की वजह से। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस, क्योंकि उनकी रिहाइश तबाह हो जाती है, पोल्यूशन आ जाती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इस तरह से उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि ज्यादा उनका इस्तेमाल है। डिसरप्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इंसान की एक एक्टिविटीज है वो फाइनली एक माहौल के सिस्टम को, तसलसल को डिस्टर्ब करते हैं और ब्रेक करते हैं। दूसरे नंबर पे है डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जो इकोसिस्टम हमें सर्विसेज दे रहा है, खुराक दे रहा है, हमें जो ऑक्सीजन दे रहा है और बाकी इस तरह से एक पूरा सिस्टम चल रहा है। पॉलिनेशन की सर्विसेज होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट करना, कई सारी डिजीजेज हैं वो खत्म हो जाती हैं। ये इकोसिस्टम हमें सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ जो तरीकों से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। एक तो उसके फंक्शन होते हैं, एक हमने सर्विसेज, ये हमने पहले भी डिटेल से बात की, तो जो इकोसिस्टम है उसके अपने सर्विसेज है तो उसकी सर्विसेज डिस्टर्ब होती है। एसेंशियल सर्विसेज लाइक पोलिनेशन, वाटर फिल्ट्रेशन, यानी पानी जो बारिश से आए, एसिडिटी उसमें होती है लेकिन उसके बावजूद फिल्ट्रेशन करके जमीन से प्रोसेस करके दोबारा हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो खुराकें हैं इंसान उसी से ही लेता है इकोसिस्टम से। सो ये सारी की सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं और इकोसिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था उसकी एफिशिएंसी वो डाउन हो जाती है। आगे चलें तो है जी जो कॉन्सिक्वेंसेज है सोइल डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो जरखेज जमीन होती है वो अपनी जरखेजी लूज कर देती है, वहां पे बंजर होना जमीन शुरू हो जाती है, वहां पे फसलें जो है वो जो कम उनका आउटपुट होना शुरू, उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इस तरह से जो इंसानी एक्टिविटीज हैं अल्टीमेटली सॉइल को डिग्रेड करके उसको नाकारा कर देती हैं, सो डिजर्टिफिकेशन की तरफ ले जाती हैं। ओवर एजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड अनसस्टेनेबल फार्मिंग लीड टू लॉस ऑफ fertile land, turning productive areas into deserts। अच्छा जी, इसके साथ साथ इंसानी जो एक्टिविटीज का जो इम्पैक्ट होता है वो है इंक्रीज्ड कार्बन एमिशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बहुत ज्यादा हो जाती है और उसका जो इस्तेमाल होना होता है वो उतना इस्तेमाल नहीं होता। इतनी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी चूंकि ऑलरेडी ही हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो नॉर्मली अल्लाह ताला ने निजाम में बनाई थी, जो जंगली और ये आप ये कह सकते हैं माहौलियाती निजाम बनाया था, जितनी वो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर सकते थे, हम उस निजाम को भी तबाह करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सेसिव कर देते हैं। सो ये दोनों तरह से हम इकोसिस्टम के ऊपर बर्डन ज्यादा कर रहे होते हैं। एक तो उसका हमने एरिया
सुकेड़ दिया है, कम कर दिया है, दूसरे नंबर पे हमने अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा दिया। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो है वो अल्टीमेटली डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेसरबेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। और फाइनली फिर क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में ही रह जाती है, हवा में रहती है, तो उससे क्या है जाके ओजोन लेयर को भी वो तबाह करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह भी बन रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ हेल्थ इंपैक्ट्स ऑन ह्यूमन, जब इंसान का एक बेहतर जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए जो इकोसिस्टम मुयसर नहीं होगा, सर्विसेज जो इकोसिस्टम में मुहैया करनी थी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है इंसानी हेल्थ पर जाता है। सो हेल्थ इंपैक्ट्स ऑन ह्यूमन, ecosystem degradation can lead to food and water shortages, increased exposure to diseases एंड नेचुरल डिजास्टर। और इसके साथ साथ कुदरती आफात भी फिर हमला आवर हो जाते हैं इंसानी सेहत के जो है वो डाउन होने के साथ साथ। अच्छा जी, इसके साथ ही हमें कुछ स्ट्रेटजीज भी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। हमने इम्पैक्ट भी देख लिया कि किस तरह से इंसानी एक्शंस, उनकी एक्टिविटीज इम्पैक्ट करती हैं इकोसिस्टम को, उसके बैलेंस को, उसके फंक्शंस को, उसकी सर्विसेज को। सो ये कॉन्सिक्वेंसेस के बाद हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट अल्टीमेटली जो उसका हुआ, तो उससे हमें लॉसेस क्या हुए उनका भी हमने तज़किरा किया। साथ ही हमें कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा कि जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाए जिससे ह्यूमन इंपैक्ट इकोसिस्टम पर नेगेटिव छोड़ रहा है, जिससे हमें लॉसेस हो रहे हैं, उनको हम रोक सकें। सबसे पहले तो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी कि आप इस तरह से चीजों का इस्तेमाल करें, जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही रेशियो से इस्तेमाल करें। अगर 100 चीज बन रही है, 100 कोई भी चीज बन रही है, अगर एक फसल है 100 मन प्रोड्यूस कर रही है, तो हमारा इस्तेमाल भी 100 मन पे ही होना चाहिए। अगर एक पौधा है 100 फ्रूट के आइटम पैदा कर रहा है या दाने पैदा कर रहा है, हम सेब की बात कर लेते हैं, हम जो है वो माल्टे की बात कर लेते हैं, हम तरबूज की बात कर लेते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के मुताबिक। सो ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम इस्तेमाल भी उतना ही करें जितना प्रोड्यूस हो रहा है। सो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ हमें जाना पड़ेगा। जराए का इस्तेमाल जो है वो लॉस कम करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। सबसे पहला जो मेथड हो सकता है कि एग्रीकल्चर को आप कंजर्व करें। अडॉप्टिंग क्रॉप रोटेशन, यानी कि जो फसलें हैं वो रोटेशन के साथ आप बनाएं। एक दफा चावल अगर उधर लगा रहे हैं चावल की फसल, तो दूसरी दफा गंदम की फसल, मकई की फसल और बाजरा ज्वार जो भी होती है, गन्ने की फसल रोटेट करके आपस में लगाएं, जिससे जो है वो एग्रीकल्चर या जो लैंड है वो कंजर्व रहती है। इसके अलावा रिड्यूस टिलेज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डैमेज। ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, कोशिश करें कि दवाइयों का जो कम से कम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी का आप ऐसा इस्तेमाल करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो कम हो, और जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनकी तरफ शिफ्ट करें। रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, यानी कि कोयला वगैरह या जो हीट के जरिए से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, उसके ऊपर रिलाई कम करें बाय ट्रांजिशनिंग टू सोलर, वाइंड एंड हाइड्रो पावर। हमें इन 3 सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए एनर्जी की जरूरियात पूरा करने के लिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इसके अलावा सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, आप जंगलात का इस तरह से इस्तेमाल भी करें और उनको उगाएं ताकि वो सस्टेनेबल लाइफ रहे उनकी। मैनेजिंग फॉरेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बैलेंस टिम्बर नीड्स, यानी कि लकड़ी के हुसूल के लिए दरख्तों का बेदरेग इस्तेमाल मत करें। एंड इकोसिस्टम हेल्थ, और इकोसिस्टम की हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए हमें अल्टीमेटली सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री को जो है वो फोकस करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमें पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी कुछ जो है वो तदाबीर करनी होगी। एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्रियल एमिशन, के जो इंडस्ट्रियल एमिशन है बेदरेग जो वो धुआं छोड़ती जा रही हैं और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसके साथ साथ उनका जो वेस्ट है उसके डिस्पोजल का तरीकेकार होना चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए। प्रमोटिंग द यूज ऑफ बायो डिग्रेडेबल मटेरियल, यानी जो इंसानी जिंदगी को खराब करने वाले जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उनका इस्तेमाल और रिसाइकलिंग का प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, और उनको सही तरीके से ठिकाना लगाना चाहिए, ना तो वो जमीन को खराब करें, ना वो एयर पोल्यूशन का बायस बने, ना वो कंटामिनेशन करने के बाद आप जो वहां के पौधे हैं, आबी हयात है, उसको डिस्टर्ब करें।
सो इसके साथ साथ है हैबिटेट रिस्टोरेशन। जो पौधे हैं, जानवर हैं, उनकी जब रहायश के लिए माहौल साजगार नहीं रहता तो वो चले जाते हैं वहाँ के इलाके को छोड़कर। सो उनके लिए रिस्टोर करने की ज़रूरत है ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो बरकरार रहे और वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारते रहें। सो रिफॉरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन टू रीबिल्ड डिग्रेडेड इकोसिस्टम। इसके साथ साथ वेटलैंड रिस्टोरेशन है, जहाँ पे बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे हमें नम जो है वो ज़मीनें पैदा करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें घास लगाने की ज़रूरत है, पौधे लगाने की ज़रूरत है टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। इससे पता क्या कि जो पानी बारिश से आता है वो बहने की बजाय उधर रुक जाता है और पानी जो है उसको रिसाइकल किया जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है एंड प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इसके साथ साथ जो जंगली हयात है उसके रहने की जो एक वजह बन जाती है और वो भी ग्रो करती है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की जो मिटिगेशन है, यानी कि क्लाइमेट के अंदर बहुत सारा तब्दीलियां आ रही हैं, उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है। इंप्लीमेंटिंग कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें जो कार्बन को कैप्चर करें। इसके साथ साथ एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज बदरेज है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके साथ साथ प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस एंड ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बजाय इसके आप कार्बन जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे आप ईवीज का इस्तेमाल करें और साथ साथ में कोशिश करें कि जो हर बंदे ने एक अपनी लोकल ट्रांसपोर्ट रखी हुई होती है, एक गाड़ी में जा रहा है, एक इंडिविजुअल जा रहा है और उसमें 5 लोग भी सफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो गाड़ी का इस्तेमाल ना करे तो ईवी पे चलने वाली ट्रांसपोर्ट के ऊपर वो रिलाय कर सकता है। तो इस तरह से भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अल्टीमेटली जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ है रेजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन के जरिए से, और जो लोगों को बताने की जरूरत है कि हमारी एक्टिविटीज अल्टीमेटली हमें कैसे डैमेज कर रही हैं। जैसा कि ये हमारा कोर्स है, ये इसी हवाले से है, हम अवेयरनेस रेज कर रहे हैं और एजुकेशन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये आप लोगों का भी इतना ही फर्ज बनता है कि सुनकर दूसरों से भी शेयर करें ताकि हम ये अवेयरनेस का जो लेवल है, ये एक अकेले इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये एक टीम का काम नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि ये हर शहरी का, हर इंसान का ये फर्ज भी है कि ये एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो। एजुकेटिंग कम्युनिटीज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम की अहमियत क्या है, एंड एनकरेजिंग सस्टेनेबल लिविंग, और उनको जो जिंदगी का गुजारने का तरीकाकार है वो सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं उसकी तरफ कायल करने की जरूरत है। इन्वॉल्विंग लोकल पॉपुलेशन इन कंजर्वेशन एफर्ट्स थ्रू इको टूरिज्म एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, यानी कि जो इको टूरिज्म की तरफ उनका रुझान हो और इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जा सकते हैं जो अल्टीमेटली हमें बताते हैं कि कौन सी इंसानी एक्टिविटीज वो है माहौल को डैमेज करते हैं और इकोसिस्टम को बरकरार रखकर हम सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। सो इसके साथ साथ नंबर 5 पे है ग्लोबल एफर्ट्स टू एड्रेस ह्यूमन इम्पैक्ट, इंसानी जो असरात हैं इकोसिस्टम के ऊपर पूरी दुनिया में, उस पर क्या कोशिशें हो रही हैं, क्या जो है वो टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई की जा रही हैं। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये एजेंडा, इसमें गोल्स लाइक SDG 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन और SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, इनके ऊपर एम्फिसाइज करता है इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो कंट्रीज के बीच में है, जिसमें ट्रीटीज लाइक पेरिस एग्रीमेंट एंड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एम टू एड्रेस ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजिकल ग्लोबली। सो ये पूरी दुनिया में इंसानी जो असरात हैं एक्टिविटीज के इकोसिस्टम पर, उसके ऊपर एक कन्वेंशन हैं, एग्रीमेंट्स हैं ताकि इंसानी असरात को कम से कम किया जाए। सो इसके साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज हैं वो भी काम कर रही हैं। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WWF एंड ग्रीन पीस वर्क टू मिटिगेट ह्यूमन इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम। इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका अल्टीमेटली जो फोकस किस पे है, ह्यूमन इफेक्ट जो इकोसिस्टम पर है उसको रिड्यूस की जाए थ्रू एडवोकेसी। वो वकालत भी करते हैं कि कौन कौन से काम करने वाले हैं, कौन से नहीं करने वाले। इसके अलावा रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि किस एक्टिविटी का कितना नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है और किस पॉजिटिव एक्टिविटी से कितना फायदा हो रहा है। इसके अलावा कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके चलते हैं। टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें, क्योंकि आगे भी ये हमारा टॉपिक चलेगा, इसमें हम और भी चीजें कवर करेंगे और चीजें कुछ रिपीट भी होती रहेंगी। सो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव प्लेस्ड इमेंस प्रेशर ऑन इकोसिस्टम
यानी कि उसने बहुत ज्यादा लोड डाल दिया इकोसिस्टम पर इंसानी एक्टिविटीज ने, थ्रेटिंग देयर एबिलिटी टू सस्टेन लाइफ, और ये इकोसिस्टम अल्टीमेटली वीक होता जा रहा है और अब यहाँ पर मौजूद जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने से कासिर होता जा रहा है। एड्रेसिंग दीज इंपैक्ट्स रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एक अकेले का नहीं, सब मिलकर, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जरूरत है, पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है, गवर्नमेंट लेवल पर पॉलिसीज अडॉप्ट की जाए, लोगों को बताने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम इज वाइटल, यानी कि इकोसिस्टम को बचाना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फॉर बायोडाइवर्सिटी, ना सिर्फ जो मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी हैं उनके लिए, बट आल्सो इंश्योरिंग सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ह्यूमनिटी, बल्कि आने वाली इंसानियत के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी एक बेहतर मुस्तकबिल छोड़ने के लिए, बेहतर लिवेबल प्लेस छोड़ने के लिए, या इकोसिस्टम मुहैया करने के लिए ये सारी चीजों का अहाता जो अभी तक हमने किया, इनके ऊपर फोकस करने की और इनको इंप्लीमेंट करने की अशद जरूरत है। सो दुआ में याद रखिएगा, और आपको अगेन इनवाइट करेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर किसी भी रोल के साथ जो यहाँ पे मेंशन है उनमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हमेशा वेलकम करते हैं। और ये हम सब का बल्कि स्लोगन होना चाहिए कि ये हमारा फर्ज है ये चीजें समझना और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना और दूसरों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाना। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और आप ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपने आप को वहां पे रजिस्टर करें एज अ मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी। सो इंशाल्लाह आगे हमारी एक्टिविटीज चलेंगी तो फिर आप लोगों को हम उसमें भी इन्वॉल्व करेंगे। खुदा